डायबिटिक न्यूरोपैथी को अगर हम आम और आसान अल्फाज में लोगों को समझाएं तो कैसे समझाएं? न्यूरोपैथी को मैं इस तरह समझाऊंगा कि सुन्न हो जाना या दर्द का शुरू हो जाना, इसमें कई तरह से मरीज़ इसको डिस्क्राइब करते हैं। और सर। मेरे उस्ताद मुझे कहा करते थे कि बजाय इसके कि ख़ुद कोई लफ्ज़ इसको दो, मरीज़ से पूछो कि वो क्या कहता है इसके बारे में। ठीक। बाज़ लोग कहते हैं कि आग लगी है, बाज़ कहते हैं कीड़े चल रहे हैं पाँव पर, ऐसे ही सर। बाज़ कहते हैं कि हमें सुई चुभ रही है पाँव में। ठीक है। सो जो लफ्ज़ वो कहे बस वही आप लें। ठीक। और इसमें ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि वैसे कुछ नहीं है, लेकिन आपने जैसे ही पाँव के ऊपर कोई चादर रखी तो आपको दर्द शुरू हो गया। सर। सो जब इससे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मरीज़ों को रात के वक्त ये ज़्यादा होता है, और जितना दिल से दूर होता है, क्योंकि जो हिस्सा मकसद क्या जितना है, दिल से दूर है। मकसद ये है कि खून की छोटी नालियों ने भी आखिर तक पहुंचना है। ऐसे। सो पैर दिल से सबसे ज़्यादा दूर है। सर। सो यूजुअली ये भी हो सकता है कि दोनों में एक हड्डी ऊपर जाए, और ये भी हो सकता है कि ये किसी एक में हो। तो इसके डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। सर। सो ये लेकिन होती शुरू उमूमन डिस्टल एंड से ही है, ठीक। यानी दूर जितना होगा वो हाथ भी हो सकते हैं। सर। हाथ निस्बतन कम होते हैं, और हाथों में एक और अमल जो होता है इसमें साथ में, वो गर्दन की वजह से होता है। सर। गर्दन की मूवमेंट्स, तकिए का इस्तेमाल और बाकी चीज़ें। सो नर्व की कंप्रेशन अगर कहीं पे आ जाएगी, जैसे आपने शुरू में कहा था कि हाथों में सुनपना या ठंडक ज़्यादा रहना या गर्म ज़्यादा रहना, सर। ये भी न्यूरोपैथी की ही अलामत है। ठीक। लेकिन अब बाज़ औक़ात वो सिर्फ न्यूरोपैथी नहीं, उसके अलावा और भी वजूहात होती हैं। बाज़ मरीज़ जो कुछ मखसूस दवाएं हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जी सर। वो जब खाते रहते हैं मुस्तकिल, तो उसकी वजह से भी कुछ डेफिशिएंसीज डाइट में होने लगती हैं, विच रिजल्ट इन न्यूरोपैथी। और जब उसको रिप्लेस करते हैं तो वो फ़ौरन बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। सो लेकिन ये निस्बतन कम होती हैं। असल मेजॉरिटी जो होती है न्यूरोपैथी, वो डिजीज़ इटसेल्फ एंड माइक्रोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट की और ये वजह से, शुगर के बगैर भी हो सकती शुगर के बगैर भी हो सकती है। देयर आर 1000 कॉजेज जिसकी वजह से न्यूरोपैथी हो सकती है। इसमें सिर्फ शुगर शामिल नहीं है, शुगर इज जस्ट वन पार्ट। सर। इवन प्रेगनेंसी में हो सकती है, हाइपोथायरायडिज्म में हो सकती है। कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो करते ही न्यूरोपैथी हैं, जैसे एक जिसे हम जीबीएस गुइलेन-बारी सिंड्रोम कहते हैं, या इसी तरह से और बहुत से कुछ मेलिग्नेंसीज हैं जो न्यूरोपैथी कॉज करती हैं। ठीक। सो देयर आर thousands of reasons which can cause neuropathy, but diabetes is being very common, is one of the most likely cause. तो अगर किसी को ये तकलीफ हो रही है तो उसको अपनी शुगर चेक करवाने में कोई हर्ज कोई नहीं मसला है कि वो ज़रूर चेक करवा के देखे। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि हम और देखें। यूजुअली ये सर। डिज़ीज़ के 4-5 साल के बाद शुरू होती है। तो अक्सर मरीज़ जब आते हैं वो अननोन आ रहे होते हैं डायबिटिक, लेकिन वो आते न्यूरोपैथिक पेन के साथ है। जब आप उन्हें चेक करते हैं और A1C भी कराते हैं तो अंदाज़ा ही होता है कि इनकी तो पुरानी चली आ रही है, इन्हें पता ही न्यूरोपैथिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से चला है कि मुझे डायबिटीज़ है। ठीक हो गया। सर, शुगर के मरीज रमज़ानुल मुबारक में अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल किस तरह करें? क्या सहरी वाली इफ्तारी में ले जाएं या इफ्तारी वाली सहरी में लें? अच्छा, ये मैंने 6 पॉइंट्स आपसे बताए थे। इसमें सर। से एक पॉइंट जो था वो था रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कर ली जाए। सर। दूसरा पॉइंट ये था कि आप अब उनकी डाइट के बारे में और वाटर इनटेक के बारे में उनको बताएं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के लिए रोज़ेदार को सहरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे उसने सहारा लेना है। सर। हमारे यहाँ यूजुअली माहौल ये है कि सहरी पे देर से उठते हैं, कम करते हैं या नहीं करते, और फिर इफ्तारी पे उसकी कसर पूरी करते हैं, तो ये भी गलत है। सर। अगर डायबिटिक पेशेंट रोज़ा रखना चाह रहा है तो उसे सहरी ज़रूर करना चाहिए, और उसकी जो परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो अराउंड 30% ऑफ द डाइट सहरी के वक्त लेना चाहिए। सर। कोई 10-15% जो है वो रात की तरावी के बाद के लिए रखना चाहिए, और बाकी आप इफ्तार के वक्त कोई 50-55-60% के करीब रखें। पानी का इंटेक भी जाहिर है आपने एक वक्त के मुताबिक ही लेना है, तो उसको डिवाइड करके लें। रह गई बात आपकी कि वो अपनी दवाओं को, सर। दवाओं में 2 दवाएं सिर्फ ऐसी हैं जिनको डेफिनेटली डॉक्टर के मशवरे से मॉडरेट और हाई रिस्क पेशेंट्स को अल्टर करने की ज़रूरत है। सर। एक सल्फोनाइल यूरिया, सर। वो जो भी दवा उसमें से ली जा रही है,
और दूसरी इंसुलिन। किसी भी किस्म की ले रहे हैं उसकी एडजस्टमेंट होगी, सर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से होगी, उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ उसके स्कोर के हिसाब से होगी जो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन में किया है। ठीक सो सिंपली ये कह देना कि सुबह की शाम को कर लो, शाम की सुबह को कर लो, ऐसे नहीं है। ठीक मैं जब मरीज़ को इंसुलिन लिखे होता हूँ तो 2/3 मॉर्निंग में देता हूँ रमज़ान के अलावा, 1/3 इवनिंग में देता हूँ। सर अब उसको मैं रिवर्स भी कर दूँ तब भी मुझे सहरी के टाइम की 25 to 50% फर्दर रिडक्शन की ज़रूरत है ठीक ताकि मैं उसको देखूँ। इसी तरह सल्फोनाइल यूरिया है। अब मैं बैकग्राउंड देखूँ, इसीलिए रिस्क असेसमेंट रमज़ान से 4-6 हफ्ते पहले करना ज़रूरी है बिल्कुल ताकि ये देखा जा सके कि क्या मैं सहरी के वक्त इसको दवा दूँ भी या ना दूँ। और जो मॉडरेट और हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको रमज़ान शरीफ में अपनी शुगर को केयरफुली मॉनिटर रखने की ज़रूरत है। इस वजह से ज़रूरत है कि इसी बेसिस के ऊपर डिसाइड होना है कि वो रोज़ा रखने के काबिल भी हैं या या उनको नहीं मज़ीद दवा रिड्यूस करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं, मैं कहूँगा मज़ीद दवा रिड्यूस करने की ज़रूरत है। ठीक है विदाउट मेडिकेशन ही क्या उनका रोज़ा गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता। तो क्लोज मॉनिटरिंग इज़ अ मस्ट फॉर देम। मॉडरेट और हाई रिस्क के लिए ज़रूरी है कि वो अपना जो पीक औकात है, यानी सबसे ज़्यादा पीक वक्त हाइपो का कौन सा है, इफ्तार से पहले। ठीक है असर से मगरिब के दरमियान हाँ जी। और इसी तरह से पीक जो हाई का वक्त है वो है इफ्तारी के 2 घंटे बाद। ऐसे ही सो ये 2 वक्त तो ज़रूरी हैं। इसके अलावा सहरी के पहले और बाद भी चेक करें 2 घंटे बाद, और एक मिड डे पे भी चेक करें। सर ये कोई 5-6 दफ़ा की चेक करना, और एक 7वीं दफ़ा वो रखें कि अगर किसी वक्त भी रोज़े के दौरान आपको महसूस हो कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो उसे डॉक्यूमेंट करें। ये नहीं कि बस मैंने ये सोच लिया कि ये ख़राब होगी तो मैं उसकी वजह से ये कर लूँ। ठीक सो यू नीड टू डॉक्यूमेंट दैट। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि एक्सरसाइज कितनी की जाए। रमज़ान में यूजुअली रिकमेंडेड ये है कि रोज़े में कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज ना की जाए, ठीक ना सुबह के वक्त ना यूजुअली शाम के वक्त। लेकिन ये ज़रूर रिकमेंडेड है कि आप अगर तरावी पढ़ते हैं तो इट्स अ फुल एक्सरसाइज। 20 रकात अगर आप पढ़ते हैं तो इट्स अ फुल एक्सरसाइज। सर सो उस वक्त पे शायद उनको इतनी ज़रूरत ना रहे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे तो फिर आप अब खाना खाने के यानी इफ्तार करने के 2-3 घंटे के बाद कोई अपना वॉक का, ताकि असल में ब्रिस्क वॉक मकसूद है, ठीक है और खाने के फ़ौरन बाद आप वो ब्रिस्क नहीं कर सकेंगे। ठीक है सो इसलिए उसके कार्डियक भी बेनिफिट्स नहीं है इतने। सो अगर आप जब तक एम्प्टी स्टमक ना होंगे, जिसको एम्प्टी होने में 2 घंटे लग सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप 2-3 घंटे के बाद अपनी वॉक का शेड्यूल रखें रमज़ान शरीफ में।